विजय जी, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं चर्चा करने जा रहा हूं राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के ऊपर। तो क्या आप बधाई जी, दे रहे हैं राहुल गांधी को? राहुल गांधी को और उनके जो सहयोगी हैं, एडवाइजर्स हैं, उनको अब समझ में आया है कि हो सकता है हिंदुस्तान में तो जितना करना था कर लिया अभी 2024 के चुनावों में। अब प्रधानमंत्री जी की तरह से विदेश में भी जो हमारे भारतीय बसे हुए हैं, एनआरआईज हैं और तरह के लोग हैं, उनके बीच भी अपना एक दबदबा बनाया जाए, अपनी एक पहचान को ज्यादा मजबूत किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पहचान नहीं है, पहचान को मजबूत किया जाए और उस एजेंडा को जो वो हिंदुस्तान में चला रहे हैं उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक पहचान बनाने की, एक दबाव बनाने की कोशिश मुझे लगता है कि वो कर रहे हैं। और उसमें वो कितने सक्सेसफुल होते हैं ये तो आगे देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन वो अपनी बात बार बार एक ही तरीके से एक ही स्टाइल में कर रहे हैं। मुझे जो चिंता होती है कि यहाँ दिल्ली में या हिंदुस्तान में जो उनके विरोधी हैं वो उसे हमेशा देशद्रोही वाले एजेंडा पर ले जाकर खड़ा करते हैं कि आप विदेश में जाकर हिंदुस्तान की बदनामी करते हैं। जब आप प्रधानमंत्री की चर्चा करें, जब आप चुनाव आयोग की चर्चा करें या और मसलों पर, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी एक वुड पैकर की तरह से अपने मुद्दों को बार बार ठोक ठोक कर बजा रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं इसी पर चलूंगा। विजय जी, मैं आपसे बहुत ही जूनियर रहा हूं पत्रकारिता में। आपको देख देख के बड़ा हुआ हूं। देखिए, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो जब भी वो विदेश के यात्रा करते थे, हालांकि अमेरिका तो नहीं जा सकते थे, दूसरे राज्यों में जाते थे, तो मोदी जी का तेवर वही होता था जो राहुल गांधी का है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। नहीं, बिल्कुल मोटे तौर पर वही रहता था। और जी अमेरिका में भी वो जब उन पर रोक लगा दी गई वीजा पर, उससे पहले वो अमेरिका में ही थे। और एक्चुअली अनिल जी, यदि आपको याद हो कि जब वाजपेयी जी की मुलाकात 2000 की बात है शायद, 2000 में प्रधानमंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो हम लोग अमेरिका गए थे और उस वक्त नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में ही थे। जी तो वाजपेयी जी ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधान उस समय जो है कहा कि यहाँ क्या कर रहे हो, दिल्ली आइए, हिंदुस्तान आइए। और फिर जी उनको उस वक्त दिल्ली बुलाया गया। लेकिन आपकी ये बात ठीक है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले विदेश यात्रा के दौरे करते थे तो वो भी उसी तरह का एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश किया करते थे। एक मौलिक प्रश्न विजय जी ये आ रहा है कि आधुनिक समय में हमारे जो रिश्ते हैं पड़ोसियों के साथ, वो लगभग कोलैप्स हो चुके हैं। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, और आखिरी जो बात थी बांग्लादेश, बांग्लादेश भी हाथ से निकल गया। तो क्या लग रहा है आपको कि विदेश नीति के मोर्चे पे भारत सरकार बिल्कुल टाएं टाएं फीस हो गई है? इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं अनिल जी, आपकी बात काफी हद तक सच है। जो पड़ोसी देशों का आपने जिक्र किया, लेकिन वो ज्यादातर देश अपनी स्थितियों की वजह से भी है। पाकिस्तान की चर्चा करें तो उनके जो अंदरूनी मामले हैं वहां पर किस स्थिति में है। बांग्लादेश भी अपने अंदरूनी जो संकट है उससे गुजर रहा है। श्रीलंका की दूसरी परेशानियां, और नेपाल में भी कमोबेश वही स्थितियां हैं। यदि भारत को विदेश नीति के नजरिए से देखें तो दो बड़े महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। एक ये कि भारत जो है अब एक ताकतवर देश के तौर पर सामने आ रहा है, सुपर पावर के तौर पर सामने आ रहा है। और वो ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और रूस, जो दुनिया की दो सुपर पावर्स हैं, उनके बीच में एक पुल के तौर पर भी काम करे और एक बड़ी ताकत के तौर पर खड़ा दिखाई दे। उसमें मुझे लगता है कि भारत जो है सफल रहा है। इससे पहले हम लोग जो है एक ही तरह से रहते थे, या तो अमेरिका की तरफ रहा करते थे या फिर रूस की तरफ रहते थे। सोवियत रूस उस जमाने में हुआ करता था, लेकिन अब भारत ने एक नई डिप्लोमेसी को इस्तेमाल किया है जहां वो रूस और अमेरिका दोनों के साथ बराबरी से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि अभी आपने देखा कि रूस और यूक्रेन में जब जंग चल रही है 2.5 साल से, और दुनिया भर के देश एक कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि किसके साथ खड़ा हुआ जाए, भारत दोनों देशों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अभी प्रधानमंत्री यूक्रेन जाकर ही आए, उसको लेकर भी काफी चर्चा हुई थी, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत जो है एक मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है, मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। और जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज है उसमें भी प्रधानमंत्री का एक जो लगातार कोशिश रही है, उससे भी हमारे रिश्ते मजबूत हुए। जहां तक आपने कहा इस्लामिक कंट्री का नाम लिया,
विश्व का जो पॉपुलेशन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इस्लामिक कंट्री है, और इस्लामिक कंट्री के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे होने चाहिए। उसको और अच्छे बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका संबंध अर्थनीति से भी है, अर्थशास्त्र से भी है और व्यापार से भी है, जिसमें सरकार थोड़ी धीमी गति से नजर आ रही है। यूक्रेन से उतना अर्थव्यवस्था को फायदा देश को नहीं होने वाला है जितना इस्लामिक देशों से सौहार्द बना के रखने में है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी बात ठीक है। यूक्रेन का एक अलग फायदा है। मैं दूसरी बात कर रहा था, क्योंकि यूक्रेन के साथ खड़ा होना और रूस के साथ भी खड़े रहना उस दृष्टि से, वो राजनयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन जो इस्लामिक देश है उसमें प्रधानमंत्री को लेकर जो बड़ा चर्चा हुआ करती थी, विवाद होते थे कि भाई नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, एक कट्टर हिंदुत्व की बात करने वाले हैं, उनके साथ कैसे चलेगा। तो आप देखें कि ज्यादातर इस्लामिक देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान जो है प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को दिए हैं। दूसरा, बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, कुछ को छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत सारे इस्लामिक कंट्री भारत के साथ एक अर्थव्यवस्था के तौर पर, बाजार के तौर पर और रिश्तों के तौर पर एक बराबरी के साथ काम कर रहे हैं। कुछ कुछ देशों के साथ जाहिर है परेशानी चल रही है। लेकिन आप कतर का उदाहरण देखिए। कतर में जो अभी हमारे कुछ हिंदुस्तानी थे जिन्हें मौत की सजा दी गई थी, उन्हें छुड़वाना भारत की एक बड़ी राजनयिक जीत के तौर पर मैं देखता हूँ। विदेश नीति का एक मूल मंत्र होता है विजय जी, कि अपने इंटरेस्ट को ऊपर रखना। तो क्या भारत आज की तारीख में विदेश नीति में अपने हितों को सर्वोपरि रख पा रहा है? ये तो बैलेंसिंग एक्ट होता है अनिल जी। आप ज्यादा जानते हैं विदेश नीति को, कि कब किस समय ऊपर होना होता है, कब किस समय साथ दिखना होता है और कब किस समय ये दिखाना होता है कि हम आपके हित साधक हैं। विदेश नीति में हमेशा जो है दो तरफा एक वो होता है रिश्ता, कि आपको ये भी बताना होता है कि हम आपका फायदेमंद मित्र हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, और आप भी हमारे मित्र बने। ये एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। मुझे याद आ रहा है कि इंद्र कुमार गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे, तो मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। तो उनसे जब बात हो रही थी पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के रिश्तों के साथ, तो वो बड़े समर्थक थे पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्तों के। तो हमने कहा कि भाई ये तो रिश्ता तो ऐसा चल रहा है, खराब है, पाकिस्तान जो है कैसे बिहेव करता है, उसके साथ कैसे दोस्ती होगी। दोस्ती के लिए दो तरफा संबंध होने चाहिए। तो गुजराल साहब ने कहा कि विजय भाई, दो तरफा तो व्यापार होता है, दोस्ती तो एक तरफा होती है। डिप्लोमेसी जो है हमारी दो तरफा है। हाँ, तो डिप्लोमेसी का एक ये अभिन्न सिद्धांत है। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी की जो विदेश यात्रा है, यूएस यात्रा है, ये हम आने वाले वहां के चुनाव के संदर्भ में देख रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं, वैसे ही वहां छुपे तरीके से डेमोक्रेट्स के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने देखा कि टेक्सास में जो उनके बातचीत हुई, टेक्सास में बहुत से प्रवासी भारतीय हैं। टेक्सास वही जगह है जहां पर पिछली बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, भारतीय भरतवंशियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था। तो आपको लग रहा है कि राहुल गांधी का स्टेप ये उचित है? अब ये राहुल गांधी को सोचना चाहिए था। वैसे हम लोग समझते हैं कि देश की राजनीति और खासतौर से विदेश नीति पर हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना चाहिए। एक आम तौर पर यह धारणा होती है कि उस तरह से खड़ा रहना चाहिए, और उसका फायदा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी आपके राजनीतिक फायदे नहीं भी हो। भारत को विदेश नीति के ऊपर एक तरह से खड़ा होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी जो देख रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं, और वो भारतवंशियों को संबोधित तो कर ही रहे हैं। भारतवंशियों को वो वहां अमेरिका में रहने वालों को ही नहीं कर रहे, टेक्सास से, डैलस से यहाँ भी संबोधित कर रहे हैं। जी जी, दोनों जगह वो उस बात को कर रहे हैं। और अमेरिका का जो आपने जिक्र किया कि डेमोक्रेट्स के साथ कर रहे हैं, अब ये वहां पर एक बड़े सैम अंकल मौजूद हैं, उनके सलाहकार जी। विजय जी, इस महीने के आखिर में भी प्रधानमंत्री की यात्रा शेड्यूल की गई है। हालांकि वो यूनाइटेड जनरल असेंबली में नहीं बोल पाएंगे, वो जयशंकर जी वहां बोलने वाले हैं। तो आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री फिर रिपब्लिकन पार्टी को के सपोर्ट में खुलकर आएंगे? अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री जी तय कर रहे होंगे कि किस तरह से आना है, लेकिन उनका समर्थन और वो किसके साथ है ये तो दिखाई ही देता है। ये तो अभी दिखाई दे रहा है। वो साथ खड़े होकर अब की बार ट्रंप सरकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कहना तो मुश्किल काम है। और जनरल असेंबली में जयशंकर जी जब बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, तो उसके भी बहुत सारे मायने हैं कि किस तरह से ये बात सच्ची है।
विजय जी, ये हमें देखना है कि भारत के हित में डेमोक्रेट पार्टी की पॉलिसी रही है या रिपब्लिकन पार्टी की पॉलिसी रही है। आने वाले दिन में प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद काफी पर्दा इसे उठेगा। फिर हम आपसे बात करेंगे कि भारत और अमेरिका के राजनीतिक संबंध किस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। आप प्रोग्राम में आए, आपका धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।